नमस्कार सभी को। मैं रास्ते से जा रहा था, वो सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। उसने मुझसे पूछा कि कैसे हो आप। तो मैंने भी हंसकर कहा कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 56 में। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह नहीं है। यहाँ पे आप मुझे देख और सुन सकते हैं और मैं भी आपको देख और सुन सकता हूँ। और साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि आज का वेबिनार जब चलेगा तो आप सभी लोग म्यूट, कृपया करके म्यूट रखें और स्पीकर को बोलने का मौका दें। और जब वेबिनार खत्म होगा तो कुछ लोगों को आपको बोलने का मौका दिया जाएगा और आप लोगों की राय जानने जानी जाएगी। और साथ ही साथ बिना किसी देरी के बुलाते हैं आज के स्पीकर, माय मेंटोर, मिस्टर राजेश सिंह, मिस्टर राजेश जी फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम भदोही। ओवर टू यू राजेश जी। थैंक यू वेरी मच दिग्विजय पटेल जी, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन कुछ सार्थक होगा, कुछ उत्साहवर्धक होगा, कुछ मोटिवेशनल होगा। कुछ सच्चाइयों की तरफ जानेंगे और कुछ समाधान की तरफ बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा की तरफ पीपीटी के माध्यम से अपनी बातें कहने की कोशिश करूंगा। मैं राजेश सिंह, उत्तर प्रदेश भदोही से। सभी एमएसएस, एमवीपी, ऑनर्स, फार्मर्स, चैनल पार्टनर सभी लोगों का स्वागत है इस फोरम पे, जो कि ये तैयारी जीत की एपिसोड नंबर 56। एक शीर्षक है मेहनत का फल, कि कभी कभी हम मेहनत जब करते हैं ना तो फल देर से आता है। कुछ उसी के बारे में ये हम कहानी के माध्यम से ये बात अपनी कहने चाहेंगे। कभी कभी मेहनत का फल देर से आता है, लेकिन जब आता है तब पूरी जिंदगी बदल देता है। ये सत्य है, इस शीर्षक के अंदर जो है लिखा गया है। इसको हम जो कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम राज था, जो अपने पिता के साथ पहाड़ी गांव में रहता था। उसके पिता एक अनुभवी किसान थे। वे केवल ना मिट्टी को समझते थे, बल्कि जीवन की गहराइयों को भी जानते थे। राज अपने पिता के साथ साथ खेतों में काम करता था, मिट्टी में खेलता और पेड़ों से बात करता। राज अपने पिता से अक्सर एक बात पूछता, वह है कि अगर मेहनत करो तो तुरंत फल ना मिले तो क्या फायदा। जब हम कोई काम करते हैं तो तुरंत फायदा मिलना चाहिए, हम उसकी अपेक्षा भी करते हैं। तो वैसे ही राज भी समझता था, अपने पिताजी से पूछता है। उसके पिता हर बार मुस्कुरा देते और कहते, बेटा, कुछ चीजें वक्त मांगती हैं, लेकिन जब वो फलती हैं तो सारा इंतजार सार्थक हो जाता है। राज को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगता। उसे तो तुरंत परिणाम चाहिए होते थे। एक दिन उसके पिता उसे खेत के कोने में ले गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा खड्डा खोदा और कुछ बीज बो दिए। राज ने पूछा, यह किसका बीज है? उसके पिता ने कहा, यह चीनी बांस यानी चाइनीज बम्बू का बीज है। राजू ने उत्साह से पूछा, कब उगेगा यह? पिता मुस्कुराए और केवल इतना कहा, आप रोज इसे पानी देना, धूप से बचाना और इंतजार करना। लेकिन याद रखना, पहले साल इसमें कोई अंकुर नहीं निकलेगा। राज हैरान था और उसने कहा, जब एक साल तक अंकुर भी नहीं निकलेगा तो बीज बोना ही क्यों? पिता ने कहा, तू केवल अपना काम कर, पानी दे, मेहनत कर और धैर्य और विश्वास रख। राज ने पहले साल पूरी लगन के साथ उस बीज की देखभाल की। रोज उसे पानी देता, मिट्टी पलटता, घास हटाता। लेकिन पिता ने कहा कहा था, जमीन पर कुछ नहीं उगा जैसा उसके पिता ने कहा था। पहले साल जो नजारा था, दूसरे साल भी वही नजारा था। तीसरे साल जब उसका अंकुरण नहीं हुआ तो निराश और हताश होने लगा। उसका मन टूटने लगा। अच्छा, उसके दोस्तों ने भी उसे चढ़ाना शुरू कर दिया। राज का अदृश्य पौधा उग रहा है, जब पौधा दिखाई नहीं दे रहा है तो 100% लोग मजाक उड़ाएंगे, और वैसे ही दोस्त उसके मजाक भी उड़ाने लगे। धीरे धीरे साल बीतते गए। चौथे साल एक दिन गुस्से में आकर पिता से कहा, पापा, ये तो बेवकूफी है। इतने सालों से एक बीज बीज को पाल रहा हूं और उसमें से कुछ भी नहीं निकला। पिता उसे खेत के एक कोने पर ले गए और कहा, सुनो, तुम ऊपर से कुछ नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो बीज नीचे अपनी जड़ें फैला रहा है। वो मिट्टी की गहराई तक जा रहा है, ताकि जो उगे तो आंधी और तूफानों से ना गिरे।
राज चुप हो गया। लेकिन ये पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि कोई चीज आंखों से दिखे तभी वो आगे बढ़ रही है, जरूरी नहीं है। उसके दिमाग में बात आई कि कहीं ना कहीं अंदर अंदर वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। पिताजी के ऊपर उसने विश्वास करना शुरू किया। जब विश्वास करते हैं तभी कुछ चमत्कार होता है। वैसे फिर 5वें साल एक सुबह जो उसने देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वही जगह जहां 5 साल कुछ नहीं था, वहीं से हरी भरी सीधी बांस की डंडी निकली हुई थी। और वो बड़ा खुश था। वह हर दिन 3 फुट की रफ्तार से बढ़ रही थी। सिर्फ 6 हफ्तों में वो पौधा सिर्फ 6 हफ्तों में वह पौधा 90 फुट ऊंचा हो गया था। राज बहुत ही हैरान था, लेकिन उसके पिता बिल्कुल शांत थे। वे बोले, ये बांस 5 साल में नहीं होगा बेटा, यह 5 साल केवल जड़ें बनाने में लगा। तू अगर पहले साल ही हार मान लेता तो क्या ये कभी बाहर आता? राज की आंखों में आंसू थे, शर्म के नहीं बल्कि समझ के। वो हैरान था यह सब देखकर। उसी दिन से राज ने हर चीज में परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू किया। पढ़ाई में, रिश्तों में और अपने भविष्य में वो बस अपना सच्चा प्रयास करता, बिना ये सोचे कि फल कब मिलेगा। और जैसे जैसे साल बीतते गए, उसकी जिंदगी की हर मेहनत फलने लगी। लेकिन तब नहीं जब वो चाहता था, बल्कि तब जब उसे वास्तव में उसकी जरूरत थी। दोस्तों, इस कहानी से हम हमें यह सीख मिलती है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेहनत दिखे या ना दिखे, उसका असर जरूर होता है। अगर तुम आज मेहनत कर रहे हो लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है तो घबराओ मत। तुम्हारी जड़ें बन रही है। जब वक्त आएगा तुम भी आसमान छूओगे। और आज के तारीख में डॉक्टर श्याम गुल्लक की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये 5 साल से अधिक प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं जड़ें 100% मजबूत बनी ही है। क्योंकि हर प्रोसेस के अंदर मैं पिछले 1.5 सालों से उनके साथ हूं। और आज जड़ें इतनी मजबूत है, जब वास्तविक रूप में जब वो आपके सामने आएंगे तब आपको पता चलेगा। और जल्दी ही डॉक्टर श्याम गुलक की जी अगुवाई में एनसीएल अपनी फंडिंग को प्रोसेस पूरा करेगी और सभी प्रोजेक्ट पे तेजी से काम करेगी। और सभी एमएस के प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होने जा रहे हैं। और एमसीएल की जड़ें 100% मजबूत हो चुकी हैं। और इतनी बड़ी जड़ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप इत्मीनान रखिए कि एमसीएल को कुछ नहीं होगा। कि उसकी जड़ें इतनी इतनी बड़े स्तर पे और इतने जगहों पे मजबूत हुई है ना, कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपको विश्वास करना होगा और डॉक्टर श्याम गोलक को विश्वास करना होगा। 100% ये सभी चीजें होगी जैसे उस राज ने जो है अपने पिताजी के ऊपर विश्वास किया। और उसी तरीके से डॉक्टर श्याम गोलक और एमसीएल के ऊपर हमने विश्वास करना चाहिए। डॉक्टर श्याम गोलक शांत हैं, सुशील हैं। लेकिन ये मत समझिएगा कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान भरकर उठेंगे। अभी उसने उड़ने की ठानी नहीं है। तो एनसीएल 100% ये तेजी से जो है अपना कार्य करते हुए, फंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हुए कहीं ना कहीं जो है ये हमारे सभी की प्रोसेस को कंप्लीट करके जितने भी एमएसएस हैं, 1200 के 1200 एमएसएस में विद इन ईयर सभी के वहां कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में ये कार्य करेंगे। थोड़ा सा वर्तमान एनसीएल के वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि ग्राउंड लेवल पे आज के तारीख में बहुत सी तकलीफें हैं। और इन तकलीफों के दौरान अगर देखोगे तो बहुत सी चीजों के हम तकलीफ के अंदर गुजर रहे हैं। जैसे एमसीएल को फंड्स लाने में देरी की वजह से बहुत से लोग ग्राउंड लेवल पे इनको तकलीफें हैं, तो इस वजह से नाराज भी हैं। और जब प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में एमएसएस द्वारा जितने लोगों ने कार्य करना शुरू किया, इसकी वजह से उनके बहुत पैसे खर्चे हो गए। और बहुत से लोगों के तो कर्जे भी हो गए उनके ऊपर। और ये खर्चे हो गए तो जो है, और कहीं ना कहीं एमसीएल ने कहा कि ये फंड्स हम आपको देंगे और आपके साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन कब मिलेगा ये? हमें ये कहीं ना कहीं रास्ता इसका नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और तकलीफ में हैं और इसीलिए नाराज हैं। और नाराज होने का कारण सिर्फ एक ही है कि देरी, इसकी वजह से उनके उन लोगों में विश्वास भी इसका टूटा है, चाहे एमवीपी हो चाहे एमएसएस हो। अब इतने नाराज हो गए कि उनको पैसे रिफंड चाहिए, लेकिन रिफंड भी उनको कब मिलेगा ये भी उनको नहीं पता। प्रोजेक्ट कब लगेगा? अच्छा, कौन सा प्रोजेक्ट उनके वहां लगेगा? बायोपुल का लगेगा, बायो सीएनजी का प्रोजेक्ट लगेगा कि एमएसपी का प्रोजेक्ट लगेगा, ये भी नहीं पता। सबसे तकलीफ है ना, एमसीएल के मैनेजमेंट में कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। तो हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वास्तविक स्थिति की फंड्स कब आएगा, हमारे पास प्रोजेक्ट कब लगेंगे, हमें रिफंड कब मिलेगा। तो इसलिए और ज्यादा तकलीफ हो रहा है। और वर्तमान स्थिति में से आगे आगे आकर इन विपरीत प्रक्रिया में कोई एमसीएल का प्रतिनिधि बात करे और सही मार्गदर्शन करने चाहिए।
और यह दुर्भाग्य से अभी इस वक्त कोई नहीं है। इसकी वजह से ज्यादा नाराजगी है। और आज कुछ लोग नाराज होकर एमसीएल के ऊपर एफआईआर मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं, और काफी अलग अलग राज्यों में कुछ लोग गुजारिश भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्हें नहीं करना चाहिए। देखो, सबकी अपने अपने जो है ना तकलीफ सहने की क्षमता है। क्षमता के अनुसार जिसकी जो तकलीफें ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लेंट करेंगे ही करेंगे, एफआईआर भी करेंगे। मैं आप लोगों को भी गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं आपको कोई निर्णय लेने के विवश नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता से जो है आगाह करना या एमसेल की वर्तमान वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना, जो मुझे जानकारी है वो मैं कहूंगा। मेरे जीवन के अनुभव के आधार पे जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं, यह आपके जीवन में इसका असर जरूर पड़ेगा। कोई भी निर्णय लेते हो, आप एफआईआर करते हो, मुकदमा दर्ज करते हो, या एमसेल के साथ रहते हो, एमसेल के हाथ कंधे से कंधा मिला के चलते हो, तो कहीं ना कहीं ये निर्णय आपका है। कोई अगर थोप रहा है ना, तो उसके बहकावे में मत आइए, आपका ये अकेले का निर्णय होना चाहिए। अगर कुछ भी आप निर्णय ले रहे हो, आप स्वतंत्र हो इसके लिए। क्योंकि ध्यान रखे, ध्यान रहिए, अगर एफआईआर कोई मुकदमा दर्ज करते हो ना, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। लोग आज के तारीख में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन उस आधार पे आप निर्णय मत दीजिए। आपको अगर किसी को एफआईआर करना है, ज्यादा तकलीफ है आपको, कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा रास्ता, तो आप एफआईआर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका खुद का निर्णय होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के बहकावे में आके या किसी के प्रभाव में आके आप ये निर्णय ले रहे हो। अगर कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि अकेले ही लड़ना होगा, आपके साथ कोई नहीं आएगा। जब लड़ोगे तो उसके अंदर क्या क्या तकलीफें होंगी मैं बताता हूं, और भी क्या क्या सच्चाइयां हैं उसके बारे में भी जानकारी देता हूं। मैं कहना ही चाह रहा हूं कि आप स्वतंत्र हो, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, केवल आगाह कर रहा हूं। अगर आपने मुकदमा दर्ज किया तो क्या हो सकता है। और सबसे पहले कोई निर्णय लेने के पहले आपको सतीश कुड़वे का वो ऑडियो सुनना चाहिए, जो उन्होंने कल जो है उन्होंने जो है सुनाया है। उनका एक जो है लंबा अनुभव है, खास करके लीगल केस के बारे में। उन्होंने लीगल केस क्या होता है, कैसे होता है, ईओडब्ल्यू सबसे पहले क्या होता है, एफआईआर क्या होता है, उसके बारे में मालूम है। तो लीगल करने के पहले सतीश कुड़वे का ऑडियो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो आपको सच्चाई से पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। आपने एग्रीमेंट जो बनाया है, एनडीए पत्र साइन किया है, सहमति पत्र साइन किया है, तो काफी डॉक्यूमेंट्स आपने साइन करके दिया है। तो उसमें एक एक शब्द जो लिखा है वो एमसीएल के फेवर में है। ऐसा ना हो कि जब वो जो कुछ भी करने जा रहे हो, कहीं उसके खिलाफ ही, तो आप जो जो आपने सहमति दी है, अब उस सहमति के खिलाफ तो नहीं जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें आप फंसोगे, तकलीफ होगा। तो एक एक स्टेटमेंट पहले जो है ना, आप अपने एग्रीमेंट, एनडीए और भी जो भी डॉक्यूमेंट साइन करके जो इनको दिए हैं, तो उनको पढ़िए। कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो नहीं होने वाला है, उसके बाद निर्णय लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई लीगल केस करोगे, मुकदमा दर्ज करोगे, एफआईआर दर्ज करोगे, तो आपको स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए वो अपने समय पे बुलाएंगे। आपको बार बार जो है ना मुंबई आना पड़ेगा, माटुंगा पुलिस चौकी जाना पड़ेगा, और वहां लोकल लेवल पे आपको जो है ना अपने जो है ना रिकॉर्ड दर्ज कराने पड़ेंगे। और उसके साथ जो मुकदमा आप करोगे, उसके साथ जो जो क्लेम करोगे, तो ग्राउंड लेवल पे इसको वेरीफाई करेगी जो है ना पुलिस या कोर्ट। कोर्ट कब जाएगी आपके ग्राउंड लेवल पे, जब उसके पास समय होगा। अनेक प्रकार के केसेस हैं, और इस प्रोसेस में बहुत समय जाएगा वेरीफाई करने के लिए, और समय सीमा जो है ना कहीं की बहुत लंबी खींचेगी, और ये आसान नहीं है। आपके क्लेम को जो है वेरीफाई करने के लिए और सब करने के लिए ना, हो सकता है आपको जो है ना बहुत बार बुलाएं, और समय बहुत चले जाएगा इसमें। मान लीजिए हर महीने 2 बार 3 बार आपको बुलाएंगे, और दसों साल लग जाएगा, तो इसके लिए पैसा आपका कितना खर्चा होगा, बहुत खर्चा होगा। मालूम पड़ेगा कि 1.5 लाख रुपए आपने दिया है, और मान लो 2 लाख 3 लाख रुपए आपका पैसा लग गया, तो ये आपको निर्णय लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं एमसीएल के बारे में बात करूं, मैंने स्वयं ने देखा है, उस प्रोसेस में मैं भी शामिल हुआ हूं। 100% ये पैसा आ रहा है, क्योंकि हमने अलग अलग समय पे कुछ तकलीफें एमसीएल के लिए जो है ना, मैं भी भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि हमने फंडिंग की व्यवस्था कर ली, और ये अप्रैल में ही आ रहा था। लेकिन फिर से किसी वजह से साउथ इंडियन बैंक में से रिवर्स भेजना पड़ा हमको, और फिर एसबीआई के अंदर ये फंड्स आ रहा था। और कहीं ना कहीं ये रिवर्स करने के बाद जो फंड्स आ रहा था, तब तक जो है ना ये सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जिसकी वजह से लगभग 2.5 से 3 महीना डिले हो गया। अब रिलीज ऑर्डर इसके निकल चुके हैं, तो हो सकता है इसका जो है पैसा आ चुका होगा कंपनी के पास, या तो जस्ट 1-2 दिन में आने वाला भी होगा। अभी डॉक्टर शाम गोलब को ही पता है वास्तविक स्थिति के बारे में। लेकिन यस, एमसीएल जल्दी फंड की व्यवस्था करेगी, और जितने भी लीगल इश्यूज हैं
डॉक्टर श्याम गुलाब खुद डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं, तो उनको पता है कि लीगल चीजें कैसे जो है ना कैसे इसे निवारण किया जाता है। और सभी इश्यूज का जो है निदान करके आप लोग के सामने जल्द ही आएंगे, और ज्यादा समय नहीं है इसका। और लगभग मेरे ख्याल से दोनों व्यवस्थाएं, चाहे जो है फंड की व्यवस्था हो या लीगल इश्यू व्यवस्था हो, सभी का जो है उन्होंने निवारण कर लिया है और जल्दी आपके सामने आएंगे। हो सकता है कि अगले हफ्ते ही आपके सामने सभी जो है ना समस्याओं के समाधान के साथ आपके सामने प्रकट होंगे। एनसीएल सभी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेगी। साल भर में सभी एमएसएस के वहां कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगेगा, जिससे वहां के किसान, एमवीपी ऑनर और ऐसा एमएसएस का आमदनी जल्दी शुरू हो जाएगा। ये इसके लिए कटिबद्ध है डॉक्टर श्याम गोलब जी। और 100% कहीं ना कहीं ये जो है ये निश्चित है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना सभी के वहां लगेगा, और हर प्रोजेक्ट को फुल कैपेसिटी के माध्यम से चलाना चाहेंगे कि जितना भी पोटेंशियल है वो यूज करके, और वहां प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल लोग होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो, चाहे टेक्निकल लेवल की बात हो, चाहे मार्केटिंग की बात हो, तो एनसीएल पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। और फुलेस्ट कैपेसिटी से वो जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे वो तेजी से चलेंगे, जिससे कि वहां के एमवीपी, एमएसएस और फार्मर्स को 100% जो है ना बहुत से बड़ी फिट होगी। हर एमएसएस में बायोकोल का भी प्लांट लगेगा, बायो सीएनजी और एमएसपी के प्रोजेक्ट भी लगेंगे, और 3 साल में हर एमवीपी स्तर पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट वहां भी चालू होगा। इस तरीके से हर तहसील के अंदर जो है ना देखोगे सभी एमएसएस के वहां लगभग 3,000 करोड़ का कम से कम रेवेन्यू बनेगा। ये एमसेल की स्थिति है। 100% फंड्स आएगा तो ये सभी चीजें होना ही है। आपको निर्णय लेना है कि एमसीएल के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना है, और जो भी लोग कह रहे हैं कि उनके बहकावे में आना है और अनेक प्रकार के लीगल इश्यूज जो आपको फेस करना है, ध्यान ध्यान रखना कि जो भी निर्णय होगा ये आपका निर्णय होगा, और आपका निर्णय सिरोधार्य है कि जो भी काम करना चाहते हो, मे भी आपको तकलीफ है तो आप एफआईआर भी कर सकते हो। मैं किसी को मैं रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगाह कर रहा हूं कि एमसीएल भी जो है ना कहीं ना कहीं फिर सुनेगी नहीं बात आपका। एक बार रास्ता आपने लीगल का ले लिया तो कंपनी आपसे लीगल तरीके से ही बात करेगी, फिर आपसे प्रेम से नहीं बात करेगी। नैतिकता के आधार पे जो भी आपके खर्चे हुए हैं, जो भी ग्राउंड लेवल पे तकलीफें हुई हैं, वो डॉक्टर श्याम गोलब और एमसीएल ही सुन सकती है। इसी तरीके से आपके एक एक पैसे की वैल्यू को कहीं ना कहीं जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे और उस चीज को देंगे। लेकिन लीगल तरीके से जाओगे तो जो लीगल तरीके से ही कंपनी आपके साथ बिहेव करेगी और लीगल तरीके से ही निपटेगी। हर वो चीजें जो आपने पैसे दिए हैं, जो एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसके तहत ही आपसे बात करेगी। जो भी बात करेगी तो कोर्ट में ही बात करेगी, फिर पर्सनल लेवल पे आपसे बात नहीं करेगी। आप एक बार आपने कोर्ट में केस कर दिया तो फिर वापस भी लोगे तो भी जो है ना कंपनी नहीं सुनेगी। आज हम एक नहीं ढेर सारे प्रोजेक्ट हम अपने तहसीलों के अंदर कर सकते हैं। मैंने एमएसपी के ऊपर लगभग 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बायो सीएनजी के बारे में पता नहीं है, उसके बारे में यूपी में कहां कहां प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इंडिया में कहां कहां प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कौन लोग हैं कमीशनिंग कर रहे हैं, कितने % प्रोडक्शन होता है उसके बारे में भी जानकारी है। मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है जो है गैसीफायर, जो बायोकोल का है, कि लगभग कस्टमाइज चीज तरीके से बना के बायोकोल को मैक्सिमम तरीके से कैसे पोटेंशियल से यूज कर सकते हैं, फुल कैपेसिटी से कैसे चला सकते हैं, तो उसके भी मैंने परिकल्पना की है। आज 10 या 11 प्रोजेक्ट हम अगर करते हैं तो 100% लगभग 150 करोड़ से ज्यादा व्यापार पहले साल ही कर सकते हैं, और यही लगभग दूसरे साल जाते जाते 1,000 करोड़ के व्यापार ऊपर कर सकते हैं, और 3 साल के अंदर 3,000 करोड़ तक का व्यापार प्रत्येक तहसील के अंदर कर सकते हैं अनेकों प्रकार के प्रोजेक्ट लेके। अगर मैं एक स्टेट की बात करूं लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि एमसीएल के साथ रहेंगे तो 100% इन सब चीजों का बेनिफिट है और इसका फायदा है। अगर एमसीएल को कहीं क्रॉस करके या उनके अगेंस्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ होगा, और तकलीफ के दौरान सभी को जो है ना कहीं प्रॉब्लम होगा। मुझे लगता है कि निर्णय आपको लेना है कि एमसीएल के साथ रहना है, या आपकी इतनी तकलीफें हैं कि आप कहीं के एमसीएल के विरुद्ध जाना चाहते हो। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं किसी को जो है ना इसमें वो आह्वान नहीं करता हूं कि नहीं आप जो है आप इस चीज के खिलाफ जाइए या एमसीएल के साथ रहिए। निर्णय आपको करना है, भुगतना आपको है, अच्छा या बुरा, या